ईशा वेटर से खाना अपने कमरे में मंगवा कर खाती है और फिर सो जाती है। अगले दिन रजनी ईशा से कहती है, बहू, आज तेरी पहली रसोई है, सबके लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बना ले। और सुन, मीठा बनाना मत भूलना। हाँ मम्मी जी, 35 लोगों का नाश्ता मैं अकेले बनाऊं? हाँ, तो हम सब बनाते हैं, कोई नई बात नहीं है। तुम्हें भी बनाते बनाते आदत हो जाएगी बेटा। मम्मी जी, मेरी दीदी के घर में 2 लोगों का खाना बनाने के लिए भी काम वाली है, और यहाँ तो इतने लोगों के लिए भी काम वाली नहीं है। दीदी को 1 गिलास पानी तक उठाना नहीं पड़ता। अरे बेटा, उसके घर में चलता होगा, पर हमारे घर में नहीं चलता। हाँ, जिसका घर जैसा होता है उसे वैसे ही रहना पड़ता है। ईशा मुंह बनाकर रसोई में चली जाती है। बड़ा आना, जिसका घर जैसा होता है उसे वैसे रहना पड़ते हैं। कुछ दिनों की बात है मम्मी जी, अभी मैं नई नहीं हूँ। 1 महीना बीत जाने दीजिए, फिर मैं सबको बताती हूँ कितना जैसा हो वैसा रहते हैं। ईशा जोमेटो से सब्जियां ऑर्डर करती है और विशाल के मोबाइल से पेमेंट कर देती है। सब्जी तो आ जाएगी, बस गर्मा गर्म पूड़ियाँ उतार दूंगी और खीर बना दूंगी। सब नाश्ता कर लेते हैं और खाने की बहुत तारीफ करते हैं। तभी अपने फोन से पेमेंट हुआ देख विशाल सबके सामने पूछता है, तुमने जोमेटो से सब्जी मंगवाई है? 2000 की सब्जी? इतने में तो 15 दिन की कच्ची सब्जियां आ जाती। अरे 2000 ही लगे हैं, तुम्हारे कोई 2 लाख नहीं लग गए? मेरी दीदी तो रोज 2000 ऐसे उड़ा देती है, और जीजू कभी पूछते तक नहीं है। बहू, तुमसे अगर इतना नहीं बनता है तो बता देना चाहिए था, इस तरह घर नहीं चलते। ईशा अपने कमरे में चली जाती है और तभी हेमा का फोन आता है। अरे यार, जब से तू ससुराल गई है हमें एक बार भी कॉल नहीं किया। हनीमून में कहाँ जा रही है? मैं तो तेरे जीजू के साथ लक्षद्वीप जा रही हूँ। गर्मी में आइलैंड घूमने का मजा ही कुछ और होगा। हाँ दीदी, तुम जाओ, तुम्हारे तो मजे ही है। मम्मी ने तो मुझे ऐसे नरक में फेंक दिया है कि पूछो मत। कितने लोगों का खाना बनवाते हैं और ऊपर से घूमने का कोई नाम नहीं। अरे तू पागल है क्या? इतना क्यों कर रही है? जितना करेगी ना उतना ये लोग तुझसे काम करवाएंगे। इसीलिए जैसे ही ये लोग कोई काम कहे तो बीमार होने का बहाना बना देना और विशाल से घूमने के लिए प्रेशर देना। जैसे ही विशाल कमरे में आता है, ईशा उससे कहती है, दीदी लक्षद्वीप घूमने जा रही है। हम कहाँ घूमने जाएंगे? दीदी तो हर साल कहीं ना कहीं बड़ा ट्रिप करती है। अरे मैं तो अभी कहीं नहीं जा सकता, शादी में बहुत दिन दुकान बंद रह गया था। अब कहीं भी जाना होगा अगले महीने ही जा सकूंगा। एक दीदी है, हर साल कहीं ना कहीं जाती है, और हम लोग हैं, नई नई शादी में भी तुम मुझे नहीं ले जा रहे हो। दिन बीतने लगते हैं। ईशा आए दिन हर छोटी मोटी बात पर अपनी बहन का नाम लेकर विशाल और उसके घर वालों को सुनाती रहती। इधर हेमा लक्षद्वीप घूमकर आती है और ईशा और विशाल को अपने घर बुलाती है। हेमा लक्षद्वीप से लाए कुछ सामान ईशा को दिखाती है। ईशा देखिए, ड्रेस कैसी है, ये मैंने वहीं से लिया है। विशाल जी मत पूछिए, इतना अच्छा व्यू है वहां का कि क्या बताऊं। मन खुश हो गया मेरा। आप ईशा को लेकर जाइएगा। हाँ बिल्कुल। रहने ही दो, तुम बस सबके सामने ऐसा दिखावा करते हो कि मुझे घुमाने ले जाओगे, पर लेकर कहीं नहीं जाने वाले, मुझे पता है। हेमा फिर एक ड्रेस लेकर आती है और ईशा को देते हुए कहती है, ये ले, ये मैं तेरे लिए लेकर आई थी, पहन कर तो दिखा जरा। कहीं जाऊंगी तब ना ऐसे कपड़े पहनूंगी दीदी। अच्छा अच्छा ठीक है। दीदी जरा नाश्ता लेकर आना। चल तू ना अपना मूड ऑफ मत कर और नाश्ता कर। हमारे यहाँ दीदी बहुत अच्छे पकौड़े बनाती है, मैं तो रोज नाश्ते में यही खाती हूँ। आप दोनों बात करो, मैं दुकान चलता हूँ। विशाल ईशा को छोड़कर चला जाता है और यहाँ ईशा हेमा से विशाल और उसके घर वालों की दम तक चुगली करती है। फिर शाम को अनुभव ईशा को गाड़ी से उसके ससुराल वापस छोड़ आता है। ईशा को देखकर विशाल कहता है, आ गई तुम? हाँ, जीजू मुझे गाड़ी से छोड़कर गए हैं। तुम्हारे साथ बाइक से जा जाकर मैं तंग आ गई हूँ। पता है, जीजू के पास ना वो ऊपर से खुलने वाली कार है। फिक्र मत करो, इस साल हम भी गाड़ी ले लेंगे, कोई 5-6 लाख तक की। रहने दो, तुम गरीब के गरीब ही रहोगे। जीजू की परतर तुम कभी नहीं कर सकोगी। मेरी किस्मत ही खराब है जो मैं इस घर में शादी होकर आई। मुझे भी कोई जीजू जैसा मिल जाता। मेरी मती ही मारी गई थी जो मैंने मम्मी के कहने पर तुमसे शादी कर ली। ईशा अपने कमरे में चली जाती है। ईशा आते ही अपने कमरे में जाकर सो जाती है। ईशा की बातें विशाल के दिमाग में घूमने लगती है। अब ईशा कुछ ज्यादा ही कर रही है।
अब तो मुझे उसे जवाब देना ही होगा। मैंने कोई जबरदस्ती उससे शादी नहीं की है। अगले दिन रजनी को सुबह सुबह पड़ोसन का फोन आता है। मैं दादी बन गई हूँ, मुझे पोता हुआ है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, रजनी ईशा से कहती है। बहू, पड़ोस वाली जो सुनीता आंटी है ना, उसे पोता हुआ है। मुझे भी अपने पोते पोतियों का मुंह देखने का मन कर रहा है। तू मुझे कब दादी बनाएगी? अभी कहाँ मम्मी जी, अभी तो दीदी ने भी बच्चे नहीं किए। उसकी शादी तो मेरे से काफी पहले हुई है। अरे तो उससे क्या है बहू, उसके ससुराल वालों को बच्चे नहीं चाहिए होंगे, लेकिन मुझे चाहिए। देख बहू, इस साल के अंत में मुझे तेरी गोद में एक बच्चा चाहिए। ईशा रजनी की बातों का जवाब ना देकर रसोई में चली जाती है। ईशा फोन करके हेमा को कहती है। दीदी, मुझे मौसी कब बनाओगी? अरे बाबा, बच्ची का तो नाम भी मत लेना। मुझे अभी घूमना है। बच्ची वगैरह करके मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं करने वाली। फिर आदमी ना कहीं आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। हाँ दीदी, वो तो तुमने सही कहा। रात को विशाल इंस्टाग्राम पर एक बच्ची की रील देख रहा था। रील देखते हुए विशाल कहता है। ईशा, ये बच्चा देखो तो कितना प्यारा लग रहा है। हाँ, बहुत क्यूट है। हमारा बच्चा भी ऐसा ही होगा। मुझे कब बाप बनाओगी तुम? बच्ची का नाम भी मत लो। तुम और तुम्हारी माँ ने मुझे काम वाली समझ लिया है। शादी के बाद लोग घूमने फिरने जाते हैं और यहाँ मुझे बच्चा करने के लिए प्रेशर डाला जा रहा है। दीदी की शादी को इतना वक्त हो गया है, लेकिन उसने तो बच्चे नहीं किए, आराम से अपनी जिंदगी जी रही है। तुम लोग सोचते हो कि मुझसे बच्चा करवा कर मुझे फंसा दोगे ताकि मैं कहीं घूमने की बात ही ना कर पाऊं। अभी तक तुमने मुझे कौन सी खुशी दी है? इतने लोगों का खाना बनाओ, ना घर में गाड़ी है ना एसी। दीदी अकेले अपनी मर्जी की मालिक है। गाड़ी एसी क्या नहीं है उसके पास। अपनी मर्जी से उठती है, अपनी मर्जी से सोती है। एक मैं हूं जिसे हर छोटी मोटी चीज के लिए सबसे पूछना पड़ता है। बस बहुत हो गया। जब देखो तुम हमेशा अपनी दीदी से कंपेयर करती रहती हो। शादी से पहले तुम्हारी मम्मी ने सब कुछ देखा था, और अगर तुम्हें दीदी दीदी की ही रट लगानी है तो अपनी दीदी के पास ही चली जाओ। अभी के अभी तुम अपने घर चली जाओ और अपनी दीदी के एसी और गाड़ी में बैठी रहना। मैं भी देखता हूँ वो कब तक तुम्हें अपने साथ रखेगी। ठीक है, जा रही हूं मैं। ईशा ताव ताव में अपने घर चली जाती है। घर जाकर वो हेमा को सब कुछ बताती है। दीदी, मैं ना सब कुछ छोड़कर आ गई हूँ। अब भैया आएंगे मुझे लेने। तुमने कहा था ना अपना दबदबा बनाकर रखना। अच्छा ठीक है। फिलहाल ना मैं घूमने जा रही हूँ तेरे जीजा के साथ। ईशा हेमा के सिखाने पर अपना ससुराल छोड़कर तो आती है, लेकिन उसका मायके में जरा भी मन नहीं लगता। ऊपर से हेमा एक बार भी उससे मिलने नहीं आती। विशाल की कमी अब उसे सताने लगती है। एक रोज सीमा और ईशा मॉल घूमने जाती हैं और रास्ते में ईशा देखती है कि एक गरीब औरत अपने पति के साथ साइकिल पर जा रही है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर खुशी है। और उसी वक्त एक औरत गाड़ी से अपने पति के साथ उतर रही होती है, लेकिन दोनों के चेहरे लटके हुए और उदास है। ईशा को देखकर सीमा कहती है। क्या देख रही है बेटा? मम्मी, मैं इन कपल्स को देख रही हूँ। बेटा, यही जिंदगी की सच्चाई है। खुश रहने वाले कैसे भी खुश रह सकते हैं, वरना पैसे होकर भी लोग दुखी ही रहते हैं। इसलिए कभी किसी के कहने पर अपने घर को उसके हिसाब से चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना घर टूटते देरी नहीं लगती। और ईशा उसी वक्त विशाल को फोन करके अपने ससुराल चली जाती है।